नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, दिल्ली सहित देश और दुनिया में चर्चित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन में आए दिन होने वाले छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। जेएनयू प्रशासन ने अकादमिक भवन में 100 मीटर के दायरे में धरना देने और दीवार पर पोस्टर लगाने पर 20,000 रुपए का जुर्माना और मामला गंभीर होने पर यूनिवर्सिटी से निष्कासन तक की सजा सुना दी है। इसके अलावा जेएनयू के नए आदेश में बताया गया है कि किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए छात्रों को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। जेएनयू का नया आदेश यूनिवर्सिटी के अलग अलग स्कूलों के अकादमी भवनों पर लागू होता है। नए नियम के दायरों में कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के अलावा अध्यक्ष, डीन और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के लिए कार्यालय भी शामिल है। जेएनयू प्रशासन ने यह फैसला हिंसा व झड़प पर रोक लगाने के लिए लिया है। इससे पहले जेएनयू प्रशासनिक ब्लॉक के 100 मीटर के भीतर विरोध प्रदर्शन होता था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन प्रतिबंध कर दिया गया था। नए नियमों के अनुसार किसी छात्र पर शारीरिक हिंसा, दूसरे छात्र, कर्मचारी व संकाय सदस्य को गाली देने और पीटने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अपमानजनक, धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिवादी या राष्ट्र विरोधी टिप्पणियों वाले पोस्टर या पैम्पलेट को छापना, प्रकाशित और प्रचार करने या चिपकाने पर प्रवेश पाबंदी लगेगी। यदि कोई छात्र भूख हड़ताल, धरना और अन्य गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उस पर या तो 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है या 2 महीने के लिए छात्रावास से बेदखल कर दिया जा सकता है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का एक स्थायी प्रावधान है। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कई अखबारों में लेख लिखकर इस फैसले की सराहना की है। पीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा है, जिसे भारतीयों द्वारा संजोया जाता रहा है। पीएम मोदी ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट का कहना पूरी तरह से उचित है कि 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने का उद्देश्य से लिया गया था, न कि इसका उद्देश्य विघटन था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी माना है कि अनुच्छेद 370 का स्वरूप स्थायी नहीं था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खूबसूरत और शांत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़ पीढ़ियों से कवियों, कलाकारों और हर भारतीय के दिल के मंत्र मुक्त कर रहे हैं। यह एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जो हर दृष्टि से अपूर्व है, लेकिन पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर के अनेक स्थानों पर ऐसी हिंसा और अस्थिरता हो रही है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। वहां के हालात कुछ ऐसे थे जिससे जम्मू कश्मीर के पश्चिमी प्राकृतिक प्रेमी और स्नेह से भरे लोगों को कभी रूबरू नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्यवश सदियों तक उपनिवेश बने रहे, विशेषकर आर्थिक और मानसिक रूप से परिधान रहने के कारण, जब तक समाज एक प्रकार से भ्रमित हो गया था। अत्यंत बुनियाद विषयों पर स्पष्ट नजरिया अपनाने के बजाय दुविधा की स्थिति बनी रही, जिससे और ज्यादा भ्रम उत्पन्न हुआ। अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर को इस तरह की मानसिकता से व्यापक नुकसान हुआ है। देश की आजादी के समय अब तक के राजनीतिक नेतृत्व के पास राष्ट्रीय एकता के लिए एक नई शुरुआत करने का विकल्प था। अगली खबर, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत मुश्किलों में गिर गए हैं। यूबीटी के मुखपत्र सामना में पीएम मोदी के खिलाफ उनके लेख ने उनको मुश्किलों में डाल दिया है। उन पर यवतमाल जिले के उमेरखेड़ा पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज की गई है। सामना में 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लेख लिखा गया था। इस लेख के खिलाफ बीजेपी के यवतमाल के संयोजक नितिन भूतड़ा ने शिकायत के आधार पर धारा 153A, 505(2) और 124A के तहत मामला दर्ज किया गया है। भूतड़ा ने आरोप लगाया है कि इस लेख में उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने रविवार को कांग्रेस को आगाह करते हुए कहा था कि अगर गांधी परिवार के नजदीकी लोग प्रधानमंत्री के अनुकूल राजनीति करते रहेंगे तो देश की सबसे पुरानी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित स्तंभ रोक टोक में संजय राउत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन संबंधी आशंका को उठाने का आह्वान किया था। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में जब मतपत्र की गिनती रही तब कांग्रेस 199 सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन ईवीएम की गिनती शुरू होने के साथ ही परिस्थिति बदल गई। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने तेलंगाना में विजय रही। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए गए थे। कांग्रेस की मध्य प्रदेश की इकाई अध्यक्ष कमलनाथ का संदर्भ देते हुए राउत ने कहा कि अगर गांधी परिवार के आसपास के लोग मोदी तथा शाह के अनुकूल राजनीति करेंगे तो 2024 में और खतरा होगा। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव
चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व किया था। उन्होंने कहा कि मोदी का जादू 3 राज्यों में काम आया, लेकिन यह तेलंगाना में नहीं चला। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश को आश्वस्त किया है कि आतंकवाद से मुक्त नए और विकसित कश्मीर के निर्माण की शुरुआती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो चुकी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। राज्यसभा में उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सुप्रीम कोर्ट के सोमवार को आए फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि अब केवल एक संविधान, एक राष्ट्र ध्वज और एक प्रधानमंत्री होगा। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि वे अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं देख पा रहे हैं, जबकि पूरा देश समझ गया है कि कश्मीर मुद्दे से निपटने के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गलती की थी। शाह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई भी इससे छीन नहीं सकता है। शाह जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर उच्च सदन में हुई चर्चा में जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लोग के लिए 24 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। शाह ने कहा कि मैं देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से वादा किया है कि कश्मीर के युवा अब बंदूक या पत्थर नहीं उठाएंगे, इसके बजाय लैपटॉप चलाएंगे। उन्होंने कहा कि एक नए कश्मीर के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है जो आतंकवाद से मुक्त होगा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि हम कश्मीर के लोगों, उसके युवाओं और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उनके प्रति संवेदनशील हैं, आतंकवादियों के प्रति नहीं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ऐतिहासिक फैसला है और मैं इसका स्वागत करता हूं। अब केवल एक संविधान, एक झंडा और एक प्रधानमंत्री होगा। अगली खबर, सियाचिन योद्धाओं की कैप्टन फातिमा वसीम ने सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर के एक्स पर पोस्ट पे कहा कि उन्होंने कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन बैटल स्कूल में कठोर प्रशिक्षण के बाद 15,200 फीट की ऊंचाई पर एक पद पर शामिल किया गया था, जो उनकी अदम्य भावना और उच्च प्रेरणा को दर्शाता है। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने कैप्टन फातिमा वसीम की उपलब्धि को उजागर करने और इसका जश्न मनाने के लिए पोस्ट में एक वीडियो भी अपलोड किया है। इस महीने की शुरुआत में सियाचिन बैटल स्कूल के इंडक्शन ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद स्लो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय सेना की महिला चिकित्सक अधिकारी बनी। अगली खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार और भारतीय पूल के अमेरिकी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि न्यू हैम्पशायर के एक व्यक्ति ने सोमवार को आयोजित इलेक्शन प्रोग्राम के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी भरा मैसेज भेजा गया है। बता दें कि विवेक रामास्वामी अमेरिका में अगले साल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी के प्रवक्ता ने कहा कि उनका चुनावी अभियान पहले से ही निर्धारित था। हम इस धमकी से जुड़े मामले को संभालने में लॉ एनफोर्समेंट के शुक्रगुजार हैं और सभी अमेरिकियों की सुरक्षा की कामना करते हैं। वही धमकी देने वाला 30 वर्षीय टाइलर एंडरसन ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी के वकील ने मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार उस व्यक्ति को शुक्रवार को एक मैसेज मिला जिसमें उसे पोस्टमार्टम में सोमवार को कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई थी। FBI एजेंट ने कोर्ट को बताया कि चुनाव अभियान कर्मचारियों को धमकी भरे 2 मैसेज मिले। एक में रामास्वामी को सिर में गोली मारने की धमकी मिली थी, दूसरे में कार्यक्रम में आने वाले सभी को मारने की धमकी थी। FBI ने कहा कि सेल फोन नंबर आरोपी व्यक्ति टाइलर एंडरसन का था। FBI एजेंटों ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने बताया कि उसे कई अन्य अभियानों में इसी तरह के संदेश भेजे गए हैं। आखिरी खबर, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास की बात हो गई है और अब पीओके को आजाद कराने का समय आ गया है। आलोक कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर दिया गया फैसला भारतीय जनसंघ और संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सच्ची श्रद्धांजलि है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील आलोक कुमार ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि जब अनुच्छेद 370 इतिहास की बात हो गई है। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर का एक और एजेंडा अधूरा है, वह भी पीओके को पाकिस्तान के चुंगल से आजाद कराना। हमें विश्वास है कि एक मजबूत भारत और समर्पित सरकार जल्द ही पीओके को भी आजाद करा ली जाएगी। आलोक कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। आज का यह फैसला बताता है कि महाराज हरि सिंह द्वारा साल 1947-48 में जिस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे वह अंतिम थे, लेकिन कुछ राजनीतिक नासमझी की वजह से जम्मू कश्मीर को उस वक्त अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दे दिया गया था।
आलोक कुमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में विकास कार्य बिना किसी बाधा के चलते रहेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के लिए गए फैसले को संवैधानिक तौर पर वैध माना और कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था। 5 जजों की संविधान की पीठ ने यह फैसला लिया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।